आइए दोस्तों, आज जो है सेट नो का जो पार्ट 2 बच गया था उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। और ये पार्ट 2 में सेट नो का सॉल्यूशन होगा, जिससे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 100 101 तक का सॉल्यूशन हो गया था और उससे आगे जो है हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लिखा हुआ है कि √3x² माइनस 7x माइनस 30 प्लस इतना इज इक्वल टू x प्लस 5 हो तो x का वैल्यू क्या होगा। अब इसको अगर सोल्व करने जाइएगा तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो आपको अगर x पूछ रहा है ना, तो आप करिए क्या, ऑप्शन से रख दीजिए। अगर आप ऑप्शन से रखते हैं, जैसे 2 अगर आप रखिएगा, और एक चीज़ और, रूट से बाहर भी निकलना चाहिए, ठीक ना। तो अगर हम x का वैल्यू 2 रखें तो 2 का स्क्वायर 4 तिया 12, और यहाँ 2 रखेंगे तो 7 दूना 14, तो 12 में 14 जाएगा -2। तो कहने का मतलब है कि माइनस में 32 आ रहा है, रूट के अंदर माइनस आ रहा है, तो रियल नंबर तो वैसे भी नहीं होगा, तो इसको छोड़ देंगे। दूसरे ऑप्शन की तरफ हम लोग चलेंगे, और दूसरा में लिखा हुआ है 3, तो अगर यहाँ 3 रखेगा तो 3 का स्क्वायर 9 तिया 27, 27 में 7 जाएगा, नहीं 3 रखेगा तो 7 तिया 21 यानी 6। तो यहाँ भी अगर देखिएगा तो माइनस में आ रहा है, इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। अगर आप 6 रखते हैं तो 6 का स्क्वायर 36, 36 तिया 108, और 6 रखिएगा तो 6 कम 42, तो 108 में अगर 42 घटाइएगा तो 8 में से 2 घटाइएगा 6, और 10 में से 4 घटाइएगा तो 6, और फिर इसमें 30 घटाइएगा तो यह आ जाएगा 6, और 6 में से 6 जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 यानी 36। तो 36 का यहाँ से 6 निकल जाएगा, और यहाँ अगर 6 रखिएगा तो 6 का स्क्वायर 36 दूना 72, और 72 में घट जाएगा 6 कम 42 5 47, तो इतना अगर घटाइएगा तो 12 में 7 जाएगा 5, 6 में 4 जाएगा 2 यानी 25। तो यहाँ से देखिए कि 25 का स्क्वायर रूट तो 5 निकल जाएगा, तो इधर 6 5 11 आया, तो इधर भी 11 आना चाहिए, तो x की जगह 6 रखेंगे तो 6 5 11 आ रहा है। तो आपको ऑप्शन को चेक कर लेना है, क्योंकि सोल्व करिएगा तो फिर टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और रह गया था, इसको देख लीजिए। अगर इसको बनाना हो तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं बताने लायक। नीचे दी गई सारणी में अंकों का समांतर माध्य बताना है, क्या होगा। तो समांतर माध्य निकालने के लिए अलग अलग मेथड हो सकता है, लेकिन उस मेथड को फिर लिखने में आपको टाइम लग जाएगा। बेहतर होगा आप डायरेक्ट मेथड का यूज करें, क्योंकि आपको टाइम भी तो देखना है। तो प्राप्त अंक दिया हुआ है, और विद्यार्थियों की संख्या यानी ये दिया हुआ है क्या चीज़, उसकी बारंबारता दिया हुआ है, और माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर हम सब जानते हैं कि डायरेक्ट मेथड में जो माध्य का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा मतलब प्लस एफ इंटू एक्स, तो आपको एक्स निकालना है। यानी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स निकालना यानी वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग अंतराल के बीच वाले वैल्यू को वर्ग चिन्ह कहते हैं, एक्स कहते हैं। तो 0 और 10 के ठीक बीच में कौन आएगा, तो आप बोलेंगे 5 आएगा, या दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा, तो ये 15 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 25 हो जाएगा, और यहाँ 35 हो जाएगा, और यहाँ 45 हो जाएगा, और यहाँ पे 55 हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स यानी गुना करके जोड़ देना है। 12 25 60, फिर 18 गुना 15 270, फिर 27 गुना 25, ये सबको करके जोड़ देना है, और जितना नंबर रहेगा उसे डिवाइड कर देना है। तो इसको कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। 104, इसको देखिए क्या बोल रहा है, पढ़िए। दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा पी क्यू है। दो यहाँ वृत्त है, तो मैं 2 वृत्त बना देता हूँ, और 2 वृत्तों की जो उभयनिष्ठ जीवा की बात हो रही है वो पी है, ठीक है। ए पी बी एक छेदक रेखा है जो दोनों वृत्तों के बिंदुओं ए और बी को जोड़ती है। 2 स्पर्श रेखाएं ए सी और बी सी खींची जाती है। इस प्रकार की ए सी भी 45 डिग्री बनता है। ए क्यू बी किसके बराबर होगा, पहले तो इसको फिगर बनाना मुझे पड़ेगा। तो आप करिए क्या कि पहले 2 वृत्त बनाइए। तो अगर आप 2 वृत्त अगर बनाते हैं, मान लिया जाए कि इसको मैं पहले छोटा कर देता हूँ। देखिए
अब समझिएगा, तो अगर दो वृत्त की हम बात करें तो यहाँ से हम लोग दो वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं हो कि दोनों वृत्त दोनों वृत्त जो है सेम ही रेडियस का हो, अलग अलग रेडियस का भी हो सकता है। तो अगर हम ऐसा वृत्त अगर हम बनावें और फिर ये बोल रहा है कि अगर दो वृत्त है तो दोनों की एक उभयनिष्ठ जीवा है पी क्यू, तो इसमें एक जीवा बनेगा, तो एक आपको जीवा बनानी है पी क्यू, ठीक है। तो ये रहा उभयनिष्ठ जीवा, तो ये उभयनिष्ठ जीवा है, हाँ। अब देखिए, तो इस जीवा का नाम हम देते हैं पी और क्यू। अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि ये जो उभयनिष्ठ जीवा है पी क्यू, ए पी बी एक छेदक रेखा है, ए पी बी एक छेदक रेखा है, मतलब इससे पास करेगा। ये लाइन कहाँ से पास करेगा? पी से पास करेगा। तो अगर हम पी से एक लाइन पास करें इस तरह से, तो ये छेदक रेखा है, यानी इसको जो है काटने का काम कर रहा है। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में क्या आएगा कि अब बाद में बोला जा रहा है कि अगर ये छेदक रेखा है, इसका नाम दे दीजिए आप क्या चीज़, ए पी बी। तो ये ए है, पी है और ये बी है। उसके बाद बोला जा रहा है जो दोनों वृत्तों पर बिंदु ए और बी को जोड़ती है, दो स्पर्श रेखाएं ए सी और बी सी खींची गई है। तो ए से एक स्पर्श रेखा खींचा गया यहाँ से, और एक स्पर्श रेखा जो है बी से खींचा गया है। इस प्रकार की यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? तो आप बोलेंगे जो एंगल बनता है वो बनता है 45 डिग्री। तो ए सी बी जो है यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए ए क्यू बी कितना होगा। अगर मैं ए क्यू बी की बात करूं तो क्यू से पहले आपको बी को मिलाना होगा, और फिर ये क्यू से आपको ए को मिलाना होगा। और इस प्रकार आप अगर गौर से देखिएगा तो ए क्यू बी एक एंगल बन रहा है। तो इस एंगल की जानकारी आपसे पूछा है। अब यहाँ से अगर देखिएगा कि आपको पता है कि बाहर बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है? तो आप बोलेंगे कि बराबर होती है। अगर दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर है तो ये तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो ये बेस पर वाला एंगल भी तो बराबर होगा। तो ये 45 है तो बच गया, यानी 135/2 यानी 67.5। तो ये 67.5 डिग्री हो जाएगा और ये भी 67.5 डिग्री हो जाएगा, हाँ या नहीं? आप बोलेंगे बिल्कुल। अब ये वाला एंगल कितना होगा? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये वाला एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा। एकांतर कोण जिसको बोलते हैं, एकांतर वृत्त का कोण। यानी कोई जीवा के साथ स्पर्श रेखा जितना डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक ना, और फिर जो बाकी दो जीवा बच गया इस जीवा को छोड़कर, तो दो जीवाओं के बीच जो कोण बनेगा, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी इस वृत्त की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस वृत्त में अगर आप देखिएगा, थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अगर मान लिया जाए कि एक वृत्त है, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा खींचा गया है और इसमें एक जीवा बनाते हैं। जीवा इस तरह से बनाते हैं कि इसके साथ मान लिया जाए कि कुछ एंगल बना रही है, इस जीवा के साथ मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और इससे अगर एक ट्रायंगल बनाइएगा तो ये जीवा को छोड़कर बाकी जो दो जीवा बच गया उसके बीच भी 60 डिग्री का एंगल होगा। इसको बोला जाता है एकांतर कोण। इसको क्या बोला जाता है? एकांतर कोण। तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा 67.5 डिग्री और ये भी हो जाएगा 67.5 डिग्री। अब 67.5 डिग्री को डबल करिएगा तो 135 डिग्री आ जाएगा, यानी ए क्यू बी जो है वो कितना के बराबर आ जाएगा? तो 135 डिग्री के क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे इस क्वेश्चन को देखिए क्या होगा। पढ़िए। 105 में बोल रहा है कि चित्र में समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा सीडी का मध्य बिंदु है एम है, तो ओ एन और ओ बी का रेशियो आपसे पूछ रहा है। ये भी खतरनाक सवाल में से एक है।
कुछ का जो है आपको रिजल्ट भी याद रखना पड़ेगा। जैसे हमसे पूछा जा रहा है कि ON और OB का रेशियो क्या होगा, तो ये जो ON आप देख रहे हैं ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, और OB, इसका रेशियो हमेशा 2:1 होता है। इस प्रकार के फिगर में कहिए कैसे 2:1 होगा, आप डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं? तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें कुछ काम करना पड़ेगा कि ये वाले जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं ना, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल, ये दोनों जो है अगर गौर से देखिएगा तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम कैसे होगा? तो कह रहा है यहाँ पे अगर आप देखिएगा गौर से, तो ये एंगल, ये वाला जो एंगल है ना, और ये दोनों तो पैरेलल ही होगा ना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, यानी ये एंगल x होगा, तो ये भी एंगल अपने आप में क्या होगा, x होगा। उसके बाद ये वाले जो एंगल आप देख रहे हैं ना, ये वाले एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और दूसरा की अगर बात करिएगा आप, कि कोई दूसरा साइड की अगर आप बात करिएगा, तो कोई दूसरा साइड भी इसका बराबर होगा। चित्र में समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा CD का मध्य बिंदु M है, M बीचों बीच में है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर ये मध्य बिंदु है और ये दो कोण बराबर है, तो AAS से, कौन वाला प्रॉपर्टी, AAS, तो AAS से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होगा, कांग्रुएंट होगा। जैसे ही कांग्रुएंट होगा तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट जो भी बच जाएगा वो आपस में बराबर होगा शेष पार्ट। तो ये वाला साइड इसके बराबर आ जाएगा, मतलब BC इसके बराबर आ गया, आपको पता है ना। और ये बराबर ये ऑलरेडी है, तो ये इसका मध्य बिंदु हो गया, यानी D जो है मध्य बिंदु AN का हो गया। फिर आप अगर गौर से देखिएगा तो आपको ON साइड चाहिए और OB साइड चाहिए, तो ON साइड के लिए एक ट्रायंगल चूज करना पड़ेगा। अब वो ट्रायंगल का नाम क्या है बताइए? तो इसके लिए आपको इस ट्रायंगल में फिर आना पड़ेगा। जब आप इस ट्रायंगल को देखिएगा और फिर इस ट्रायंगल को देखिएगा, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। सिमिलर कैसे होगा? ये बराबर ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, उसके बाद एक आगो और एंगल बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये एंगल इसके बराबर तो है, ये तो पहले से था, तो दो एंगल से भी तो सिमिलर होता है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। और जैसे ही सिमिलर हो जाएगा तो इसके संगत भुजाएं समानुपाती होगा। तो इस त्रिभुज का एक भुजा अगर ON लीजिएगा और इस त्रिभुज का एक भुजा अगर OB लीजिएगा, तो दूसरा कौन हो जाएगा? तो दूसरा भुजा हो जाएगा कौन? AN। तो दूसरा AN हो जाएगा, और OB का कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा जो है छोटा वाला में, इसमें OB अगर लेते हैं तो बड़ा वाला में जैसे आपने एक साइड लिया AN, तो छोटा वाला में दूसरा साइड क्या लेंगे? BC लेंगे, बात खत्म हो गया। अब ON बटा AB पूछ रहा है, और हमको पता है कि AN जो होगा BC का डबल होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। ये अगर 10 cm तो ये भी 10 cm, ये भी 10 cm, तो ये पूरा 20 cm, तो ये इसका डबल होगा। तो 2BC/BC करिएगा, तो रेशियो जो आएगा वो 2 और 1 का रेशियो आएगा। क्योंकि एग्जाम के टाइम में उतना दिमाग नहीं काम करता है, तो प्रैक्टिस में रहिए और कुछ रिजल्ट को आप डायरेक्ट क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिस खोखले गोले के अंदर अपना कर्तव्य दिखाता है, उसका व्यास 3 मीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 7 मीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 7/2 मीटर। तो मोटरसाइकिल सवार के पास ये कर्तव्य दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है? तो वो जो गोल गोल घूमता है ना, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर घूमता है। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। अब यहाँ से आप करिएगा क्या, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। पाई के जगह 22/7 और आर के जगह 7/2। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, तो इस 7 से इस 7 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 22 × 7 करिएगा 154। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको करिए। देखिए अगर कुछ मुश्किल सवाल आता है तो उसको पेशेंस रख कर देखिए, ऐसे नहीं कि खाली आसान सवाल का यहाँ पे प्रैक्टिस होता है। तो जो सवाल सेट में है सारा सवाल यहाँ पे लिया जाएगा। तो कुछ सवाल अगर आ जाता है समझने वाला, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम दे के उसको समझना है
क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको डिटेल्स में हर एक चीज़ को समझना होगा और उसी से जो है शॉर्टकट निकल कर आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहता है। p बराबर अगर 124 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको लग रहा है ना कि p बराबर 124 है और 124 अगर यहाँ हम रखने जाएंगे तो फिर रखते रह जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता एग्जामिनर कि आपसे इतना हम कैलकुलेशन करवाएं, तो इसमें जरूर कुछ बात है। तो अगर आप p से इसको गुना करिएगा तो हो जाएगा p का क्यूब 3p स्क्वायर, ये हो जाएगा 3p और ये हो जाएगा 1। अब अगर गौर से आप देखिएगा तो ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यूब, और क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा तो ये आ जाएगा p प्लस 1, p प्लस 1 आ जाएगा। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, अच्छा क्यूब रूट था ना, ठीक है। और p का वैल्यू 124 है, तो 124 और एक 125, तो 125, तो ये तो साफ से कट ही गया, ये तो आसान था ऐसे भी, क्योंकि क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा तो p प्लस 1 आएगा और p का वैल्यू 124 दे रखा है, तो 124 और एक मिलके 125 होगा, ठीक ना। क्योंकि अंदर में एक क्यूब रूट बन रहा है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी या 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यानी a प्लस b के होल क्यूब, और ये भी यहाँ क्यूब रूट है, तो क्यूब से ये क्यूब रूट तो कट जाएगा ना, बच जाएगा बाहर में p प्लस 1, और p का वैल्यू कितना है 124, तो 124 और एक 125। आगे केंद्रों ए बी सी से 3 वृत्त ऐसे खींचे जाते हैं कि वे एक दूसरे के बाहरी से स्पर्श करते हैं कि भुजाएं क्रमशः 4, 6 और 8 cm है, तो वृत्तों की त्रिज्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए सवाल बहुत छोटा है, लेकिन आपको इसको पहले समझना पड़ेगा। ये बोल क्या रहा है कि 3 वृत्त है, तो 3 वृत्त अगर आप लेते हैं, अगर मैं 3 वृत्त की बात करूं तो मैं यहां पे, अरे भाई चलिए कोई बात नहीं, तो 3 वृत्त अगर हम लें तो लेंगे तब ना, हाँ, तो ये 3 वृत्त है, तो 3 वृत्त क्या करता है, बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करता है, बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करता है इस तरह से। अभी स्पर्श होगा, पहले इसको सिलेक्ट करके दूर भेजते हैं, हाँ, ये इसको टच करता है इस तरह से, और एक ये है सर्कल जो कि ये दोनों को टच करता है ऐसा। हाँ, तो इस तरह से क्या किया जा रहा है, एक दूसरे को स्पर्श करता है। तो केंद्र सबका नाम है ए बी सी, अगर इसका केंद्र ए है तो इसका केंद्र बी है और इसका केंद्र सी है, और बोल रहा है कि वे एक दूसरे को स्पर्श करता है। ए बी सी की भुजाएं 4, 6, 8 है, ए बी सी की जो भुजाएं यहाँ से बन रहा है वो 4, 6, 8 बन रहा है। तो अगर ये पूरा 4 होगा, और आपको पता ये रेडियस है ना, तो रेडियस 4 है तो ये 2, 2 होगा। उसी तरह से ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, और ये दूसरा वाला साइड जो है 6 है, तो दूसरा साइड अगर 6 है तो ये 3 होगा, तो ये 3 होगा, तो ये भी 3 होगा। तो कहने का मतलब 3 2 5, वो 5 है कि 8 है, 8 है ना। तो रेडियस सबका अलग अलग है, यहाँ से एक भुजाएं 4 था, अगर 4 है तो दूसरा का 6 है, तो दूसरा का 6 है तो 6 लाने के लिए इसको 4 यहाँ रखना पड़ेगा ना, और तीसरा ये 4 तो ये भी 4, तो ये अगर 4 लीजिएगा और वो 2 हो जाएगा ना, तो 4 आदू 6, ये भी 6 और वो 4, सेट कहाँ हो रहा है, 8 आ कहाँ रहा है, त्रिभुज की भुजाएं 8 तो आ ही नहीं रहा है कहीं से। फिगर तो मैंने बना दिया, लेकिन आप ये बात समझ सकते हैं कि अगर एक भुजाएं 4 है तो दो रेडियस को जोड़ेंगे तो एक भुजा बनेगा। मान लिया जाए कि चलिए फिगर में सेट नहीं हो रहा है, लेकिन आप ये बात को समझ रहे हैं कि दो रेडियस को जोड़ेंगे तब एक भुजा आएगा, यानी R1 और R2 दोनों रेडियस अलग अलग होगा। यहाँ हम लोग गलती कर दिए थे, ये 2 तो इसको भी 2 बना दिए थे, है ना। तो कहने का मतलब सेटिंग जो है जिस तरह से किए उस तरह से नहीं होगा,
लेकिन हमें फिगर की क्या जरूरत है, हम तो वैसे भी समझ रहे हैं ना कि दो रेडियस का सम, क्योंकि दो रेडियस मिलेगा तब एक भुजा बनेगा, तो ये 4 है। उसी तरह से आगे अगर देखिएगा, मान लिया जाए कि इसको रेडियस का हम नाम में नहीं देते हैं, यहां से मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए अब इसका झंझटे खत्म होगा। सबका रेडियस अलग अलग मान लीजिए, इसका मान लीजिए रेडियस r1 है, इसका रेडियस मान लीजिए r2 है, और इसका रेडियस मान लीजिए r3 है। बस हो गया, बात खत्म। अब हमें पता है कि r1 और r2 दोनों को जोड़ेंगे तो 4, उसके बाद दूसरा भुजा निकालना है 6, यानी r2 और r3, r2 और r3 को जोड़ेंगे तो 6, और फिर कह रहा है तीसरा भुजा 8 है, यानी r1 और r3 को अगर जोड़ेंगे तो ये 8 आएगा। तो अगर आप सबको जोड़िएगा तो यहाँ से देख रहे हैं 2r1 2r2 2r3, यानी 2 कॉमन ले लीजिएगा तो r1 प्लस r2 प्लस r3 जो आ जाएगा वो 8 6 14 4 18 आ जाएगा। तो यहाँ से त्रिज्याओं का सम ही आपसे पूछ रहा था कि त्रिज्याओं का सम क्या होगा, तो 9 cm। तो जो हम भुजा ले रहे थे कोई ज़रूरी नहीं कि वो डायरेक्ट उसी पे सेट हो जाए, अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, कुछ और भुजा आएगा, हाँ या नहीं। अब आगे देखिए, क्योंकि 4 लाने के लिए बहुत तरीका हो सकता है, 3 1 भी 4 होता है, 2 2 भी 4 होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। कराए बताइए इसका लसा क्या होगा। तो लसा तो सबसे आसान होता है, पहले जो मिलता है उसको लिखिए। तो 3 और 3 कहाँ है जी बताइए, तीनों में मिल क्या रहा है, 3 तो मिल ही रहा है ना। तो मिल रहा है तीनों में, ये यहाँ भी 3 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, और यहाँ 3 लिखा हुआ है। लसा में ज़्यादा पावर वाला, तो 3 की पावर 3। फिर देखिएगा 2 की पावर वाला को ढूंढिए, 2 की पावर 2 है, यहाँ 3 है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 की पावर 2 है, तो ज़्यादा पावर 2 में क्या दिख रहा है, बोलिए, 3 दिख रहा है, 2 की पावर 3। और बच गया कौन, 5 वाला ना। तो 5 में आप देखिए ज़्यादा पावर आपको क्या दिख रहा है, 5 की पावर 2, और एक और बच गया, वो साइड में कौन बच गया, 11, वो भी होता है एलसीएम में। अब सबको गुना कर दीजिए, वही एलसीएम हो जाएगा। तब 5 का स्क्वायर 25 अठी 200, 200 को 11 से करिएगा तो 2200, अब 2200 को 27 से करिएगा, 2 जीरो 62 या 27 दूना 54, बाकी 5 और 54 और 5 59, 594 पर 2 जीरो है का ऑप्शन में, तो नहीं है, तो आपको डी होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ये बोल रहा है x का वैल्यू क्या होगा, है ना, x ही पूछ रहा है, पूरा क्वेश्चन लगता है नहीं है। इसे x निकालना है, x क्या होगा। तो ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन है। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि ये वाला लाइन और ये इसके पैरेलल है, और अगर ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग जो होगा वो 180 होगा, हाँ या नहीं। सेट में लेकिन जानते हैं ये एंगल पूरा 75 है यहाँ से लेकर वहाँ तक, लेकिन क्वेश्चन नहीं उसमें आप देख रहे हैं ना, जहाँ पे उसका जिस तरह से आंसर किया गया है, मैं उसमें बात कर रहा हूँ कि किताब में जो भी बनाया है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल लिया है, लेकिन यहाँ पे तो वो एंगल दिया हुआ है नहीं, तो हमारे पास तो जो क्वेश्चन रहेगा हम उसी का सोल्यूशन करेंगे। ये बात को आप समझिए, कहिएगा कि आंसर नहीं मिला, इसलिए मैंने बोल दिया कि ये क्या किया है, फिगर में तो इतना ही तक है 75, तो हम इतना ही तक बनाएंगे। तो ये और ये आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, हाँ या नहीं। तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180। तो इसको जोड़ के देखिए ना कितना आ रहा है, नहीं 60 60 120 15 135। अगर 135 आ रहा है तो ये 45 होना चाहिए, तभी तो कहने का मतलब है जोड़ के 180 होगा, यानी x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 45। और अगर ये पूरा रहेगा 75 तो फिर ये नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा, समझ रहे हैं।
अब देखिए, करा नीचे दिए गए पदों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर पदों की माध्यिका 24 बन रहा है, तो x का वैल्यू क्या होगा? माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला, तो बीच में देख लीजिए नंबर ऑफ टर्म इसमें गिन के कितना है, 4 और 4 8, अब बीच में ये दोनों बच गया 10। जब बीच में 2 को आ जाता है तो फिर दोनों का माध्य निकालते हैं, वो माध्यिका होता है। हाँ, जोड़कर 2 से भाग निकालना, उसी को तो माध्य बोलते हैं ना। माध्य का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब वही ना होता है। फिर 2 से भाग देंगे, और ये कितना के बराबर है? 24 के बराबर है। तो इसको सोल्व करिएगा, 2x + 6 आई 24 दूना 48, यानी 2x बराबर 48 में 6 जाएगा 42, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 21। तो आपसे पूछा जा रहा है x का वैल्यू क्या होगा, तो वो 21 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। निम्न वर्गों की वास्तविक निम्न सीमाएं क्या है? वास्तविक निम्न सीमाएं की अगर बात करें, देखिए ये वास्तविक नहीं है, क्योंकि इसमें 10 शामिल नहीं होता है। नहीं, इसमें तो है ही 10 से लेकर 19 से 20 से लेकर 29 तक है। तो कहने का मतलब है कि ये इंक्लूसिव है मेथड है, इसको एक्सक्लूसिव में बदलना होता है। तो एक्सक्लूसिव में बदलने के लिए पहले क्लास का अपर लिमिट और दूसरे क्लास का लोअर लिमिट मैच करना चाहिए। तो ये तो मैच कर नहीं रहा है, तो इसमें करना क्या होता है, पहला वाला हम 0.5 घटाएंगे और दूसरा वाला हम 0.5 जोड़ेंगे, क्योंकि एक का गैप है। तब 0.5 इसमें घटाइएगा तो आ जाएगा 9.5 और ये आ जाएगा 19.5। लेकिन आपसे पूछा जा रहा निम्न सीमाएं, तो इसका हो जाएगा 9.5, इसका हो जाएगा 19.5, और इसका हो जाएगा 29.5, और इसका हो जाएगा 39.5। और अगर उच्च सीमाएं पूछता तो 19.5, 29.5, 39.5, 49.5। तो लोअर लिमिट में क्या करेंगे, 0.5 घटाते हैं और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ते हैं, वो वास्तविक निम्न सीमाएं या उच्च सीमाएं कहलाएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है? 0.5 घटाएगा 9.5, ये इसमें 0.5 लगा ले, बी होगा। इस क्वेश्चन को करिए। ये 3D फिगर है, समझना कम होता है, विजुअलाइज इसमें ज़्यादा करना होता है। तो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाइए, विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाइए और बताइए कि क्या आपसे पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है ठोस आकृति है, उसका वॉल्यूम बताइए क्या होगा। तो ये ठोस आकृति मतलब समझ रहे हैं, घर में जो बहुत बड़ा वाला जो पलंग होता है वो है, और आगे जो है थोड़ा सा ऊंचा रहता है, गद्दा उद्दा टाइप का रहता है, इस तरह से एकदम सेम वही चीज़ है। लेकिन ये 3D है, दिखाया गया थोड़ा सा 2D में है, तो फिगर हल्का सा इधर उधर लग रहा होगा। लेकिन एकदम से आपको हम सामने अगर वो सब चीज़ बिछा दें हिसाब से, तो आप तुरंत आंसर बता दीजिएगा कि अच्छा इसका लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना, इसका ऊंचाई इतना है, तो आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा। तो इसमें भी वही काम करना है आपको। इसमें एक तो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट समझ रहे हैं ना, ये यहाँ तक जाएगा, ये नीचे तक, यहाँ तक जाएगा नीचे, इसको नीचे समझना है। तो ये पूरा लंबाई जो हो जाएगा ना, 8 और 2 मिलके 10 हो जाएगा, क्योंकि ये 8 है आई 2 समझ रहे हैं ना। तो ये पूरा जो पलंग का नीचे वाला जो लंबाई होगा वो 10 हो जाएगा। फिर अगर चौड़ाई की बात करिएगा तो वो 22 दे रखा है, तो दूसरा डायमेंशन यहाँ से 22 निकलेगा। और अगर पूरे बड़ा वाला की बात करिएगा तो इसका जो मोटाई है, इसका जो मोटाई है मैंने ऊंचाई जो है वो 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। तो नीचे वाला का आयतन कितना बन जाएगा, तो तीनों को गुना करिएगा, तो 22 दहें के 22 66 गुना 10 यानी 660। तो नीचे वाले जो पार्ट है उसका आयतन 660 क्यूबिक मीटर हो जाएगा या क्यूबिक सीएम हो जाएगा। अब आइए ऊपर वाला पार्ट, अब ये ऊपर वाला बच रहा है, इसका एक लेंथ कितना है, एक डायमेंशन 22 है, दूसरा आप अच्छी तरह से देख सकते हैं 2 है, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और तीसरा जो इसकी ऊंचाई है ना, दूसरा वाला को जो ऊंचाई है वो 5 दे रखा है, तो इसको अगर गुना करिएगा तो 22 दूना 44 बचे 220। तो ये दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं यहाँ से, तो कितना आ जाएगा जी, 880, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको पढ़िए। एक बर्तन शंक्वाकार है जिसकी ऊंचाई 8 cm है, ऊपरी भाग त्रिज्या जो खुला हुआ है 5 cm है,
किनारे तक पानी भरा हुआ है, तो आधा सीएम त्रिज्या वाले कांच की गोलियां इसमें डाल दिया जाता है, इससे 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डूबी हुई गोलियों की संख्या क्या है? बहुत मजेदार खूबसूरत सवाल। देखिए इसको, अगर मैं बात इसका करूं बनाने का, तो आप एक चीज समझ लीजिएगा, हाँ ये है, ये शंकु है, हमसे तो उल्टेगा नहीं, इसमें तो हमको दिक्कत होता है ना, लेकिन आप थोड़ा सा समझिएगा। चलिए इसको ऐसी बनाते हैं फिगर, देखिए उसमें और ज़्यादा टाइम लगता है। कि बोल रहा है कि एक शंकु है और उसमें पानी भरा हुआ है, तो अगर आप शंकु बनाते हैं, चलिए लाइन तो ले ही सकते हैं ना, चलिए देखिएगा। तो अगर आप यहां से शंकु बनाते हैं इस तरह से, और ये वाला पार्ट जो है सर्कुलर रहेगा इसका, ऐसा। अगर ये शंक्वाकार भाग है और बोला जा रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है वो 8 सीएम, ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पूरा हाइट दे रखा है वो 8 सीएम दे रखा है, और त्रिज्या जो है वो 5 सीएम है, इसका जो त्रिज्या है वो 5 सीएम है, और इसमें ऊपर तक पानी भरा हुआ है। ऊपर तक क्या भरा हुआ है बताइए? तो आप बोलेंगे ऊपर तक एकदम पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ था। हुआ क्या कि ये शंक्वाकार बर्तन इस तरह से रखा हुआ था, उसमें पानी ऊपर तक भरा हुआ था, उसमें कुछ छोटे छोटे गोलियां आपने डाल दिया। जैसे ही उसमें कुछ गोलियां आप डालिएगा तो कुछ पानी बाहर निकलेगा, क्योंकि पानी भरा हुआ है, गोली को भी तो जगह चाहिए, तो पानी भागेगा तभी तो जगह लेगा। तो कुछ गोली क्या होता है, बाहर निकल जाता है, सॉरी पानी बाहर निकल जाता है, और उसी कारण से 1/4 पानी बाहर निकल गया। ये जो 1/4 पानी आप देख रहे हैं कि बाहर ये निकल रहा है, वो किसकी वजह से निकल रहा है? तो आप बोलेंगे सर जितना गोली आप डाले हैं, मान लीजिए 10 गोली डाले हैं, 20 गोली डाले हैं, तब 20 गोली के जो टोटल आयतन होगा वो 1/4 पानी के आयतन के बराबर होगा, हाँ या नहीं? तो आप यहां से इस अनुमान पे पहुंच गए हैं कि मान लीजिए n गोली होगा, और एक गोली यानी गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r³, और उसका रेडियस मुझे पता है कि 1/2 है, तो उसका क्यूब करिएगा तो 1/8 आ जाएगा। तो ये हो गया n गोली का आयतन, और ये आयतन किसके बराबर होगा बता सकते हैं? n गोली का जो आयतन होगा, ये बर्तन में जितना पानी है उसके 1/4 आयतन के बराबर होगा, क्योंकि 1/4 पानी ही बाहर हो पाया है। तो 1/4 गुना, और ये शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r²h, तो इसका r यानी 5 का स्क्वायर 25, और अगर मैं बात h की करूं, ये 25 है, और मैं बात h की करूं तो h इसका कितना है 8 है। बस इसको आप सोल्व कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। तो इसको सोल्व करिए, देखिए नीचे अगर देखिएगा तो 3 से 3 कट जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहां देखिएगा तो ये पाई से पाई कट जाएगा, और कुछ नहीं कट रहा है क्या? 4 से ही 4 दूना 8 कट जाएगा, ये 4 से 4 दूना 8 कट जाएगा, और बोलिए ये 4 से ही 4 दूना 8 कट जाएगा, तो 25 दूना 50, इधर n/2 बच गया और उधर 50 बच गया, यानी गोलियों की संख्या कितना होना चाहिए 100 गोली होना चाहिए। तो कह रहा है डूबी हुई गोलियों की संख्या क्या है, तो ये तो 100 होगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे अगर पूछेगा कि कुछ गोली डाले हैं, इसकी वजह से कुछ पानी बाहर निकला है, इसमें तो डेटा चेंज भी नहीं किया, जैसे एनसीईआरटी बुक में है 10 वाला में सेम वही चीज़ डाल दिया है, तो आपसे एग्जाम में चेंज करके भी पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, ये समझते हुए चलना कि जितना पानी बाहर जा रहा है वो गोली के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, अब इस बात को सुनिएगा, 115 नंबर सवाल। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जो कोण बी पर समकोण है ए के लिए, सभी ए के लिए जहां ए का जो वैल्यू है 0 और 90 के बीच है या तो इसके बराबर है, तो कौन सा कथन सही होगा?
तो आपको पता है कि कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर वन होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। अब 1 + tan स्क्वायर बराबर भी फार्मूला होता है सेक स्क्वायर, यानी दोनों सही है, यानी कौन सा ऑप्शन? सी। आगे करिए इसको, थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन रखना पड़ेगा तब ये पूरा हो पाएगा। साइन ए माइनस बी इतना है, कॉस ए प्लस बी इतना है, तो ए और बी कितना होगा? देखिए साइन ए माइनस बी, तो आपको साइन ए में देखना है कि 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो आप बोलेंगे साइन किसका वैल्यू होता है? 30 का। तो यहाँ से साइन साइन हट जाएगा, ए माइनस बी कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। कॉस में ही देखना होता है किसका वैल्यू 1/2 होगा, कॉस किसका, तो कॉस कॉस हट जाएगा, ए प्लस बी कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब ये दोनों को आप सोल्व करके ए भी नहीं निकाल सकते हैं। ए निकालना है तो जोड़ के आधा, यानी 60 30 90 के आधा 45, बी निकालना है घटा के आधा, 60 में से 30 गया, उसका आधा 15। यह कोई जरूरी नहीं कि जोड़ के आधा घटा के आधा करेंगे, ऐसे भी करेंगे तो वही आंसर आएगा। 45 15 किस में है? बी नंबर ऑप्शन। ये सवाल को करिए। यदि बीसी वृत्त के केंद्र से गुजरे, बीसी कहां से गुजरे? वृत्त के केंद्र से गुजरे, तो आपसे बोला ये जा रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये सबको पता है कि छायांकित निकालने के लिए पूरा जो सेमी सर्कल हम देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, इसका एरिया में ये वाला ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर देंगे। अगर ये ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो क्या ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा? तो ये ए पूरा दे रखा है, ये भी ए दे रखा है, तो ये √2a हो जाएगा। तो इससे रेडियस आप निकाल लीजिएगा, इसका आधा। ये बात को समझे कि नहीं समझे? कर्ण जब निकालिएगा तो कर्ण कितना आ जाएगा? √2a। या डायरेक्ट पता है कि दो भुजा बराबर है, समकोण है, तो ये 45 45 एंगल होगा। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं 45 के सामने 1 होता है तो 90 सामने √2 से गुना। तो आप डायरेक्ट ट्रिगो वाला यूज कर सकते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट है ना। 45 45 90 क्या रेशियो होता है? 1 1 √2। तो 45 से 90 अगर साइड निकालना होगा डायरेक्ट √2 से गुना करेंगे। मान लीजिए 50 होता और ये निकालना होता 50 √2, क्यों हम कैलकुलेशन करें उतना। चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए। अब छायांकित भाग का अगर क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सेमी सर्कल का पहले क्षेत्रफल निकालिए। तो 1/2 पाई r स्क्वायर, तो उसका रेडियस कितना निकला अभी जस्ट? माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। बस इसको सोल्व कर दीजिए, 1/2 पाई, तो ये 2a स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, अब बटा 4 हो जाएगा, a स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा ना जी। 1/2 अगर कॉमन ले लीजिएगा और a स्क्वायर, तो 1/2 और a स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो इसमें क्या बचेगा? 1/2 ही ना बचेगा इसमें, और पाई बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा। है ऑप्शन ऐसा वाला, a स्क्वायर बटे 2, 1/2 स्क्वायर, 2 यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो पाई -2, तो a स्क्वायर बटे 4 इंटू पाई -2। कोई ऑप्शन ऐसा लग रहा है जो कि इस तरह से लिखा गया है? नहीं नहीं, पाई बटे 2 -1 इंटू a स्क्वायर, लेकिन बटा में 2 है ना। कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है ना? नहीं है तो फिर डी होगा। सही है ना? आगे सुनिए, दो संख्याओं का अनुपात 3 4 है और उनका मसा 5 है। उनका मसा 5 है, यहाँ 3 4 का मसा 1 बन रहा है, तो उनका लसा था 3 4 का लसा आपको पता है 12 होता है, तो हो जाएगा 12 25 60। 118 छूट गया। अच्छा ये वाला जी। चलिए बनाइए इसको।
इसमें बताना है सबसे छोटा क्या होगा। सबसे पहले चेक कर लीजिए, अगर डिफरेंस सेम रहेगा तो तुरंत हो जाएगा। तो 15 से 16, एक का डिफरेंस है 19 से 20, एक का 24 से 25, एक का डिफरेंस सेम है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे छोटा जो ऊपर सबसे छोटा रहे वही सबसे छोटा होगा, यानी 15/16। अगला क्वेश्चन, इसको बनाइए। हाँ, ये नहीं हुआ है। करिए इसको। दो संख्याओं का मासा और लसा अगर इतना है, पहली संख्या को 2 से भाग देने पे भागफल 44 आता है। घुमा के लिखा है, इसको लिखना चाहिए कि पहली संख्या 44 दूना 88 है। पहली संख्या को 2 से भाग देंगे तो भागफल 44 आएगा, मतलब संख्या वो क्या है, तो वो संख्या 44 दूना 88 है। और हमें पता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मसा गुना लसा होता है, ये तो बचपन क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो पहली संख्या हो गया 88, दूसरी मुझे मालूम नहीं, और एचसीएफ के बारे में बोला जा रहा है कि 44 है, और इसका एलसीएम 264 है। सोल्व कर दीजिए। 44 दूना 88, 2 से काटिएगा 132 बार में, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए इसको करिए। यदि ये समांतर श्रेणी में है तो कौन सा रिलेशन सही होगा? समांतर श्रेणी में होगा तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं बताइए? सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी 1/b माइनस 1/a बराबर 1/c माइनस 1/b। हाँ या नहीं बताइए? सही में लिखा हूँ ना? यहाँ से आप ए बी एलसीएम लीजिएगा तो यह आ जाएगा a माइनस बी, और यहाँ से बी सी एलसीएम लीजिएगा तो b माइनस सी। तो b से b देख रहे हैं कट गया, तो a माइनस बी बटा ए बराबर b माइनस सी बटा सी है का वो ऑप्शन में? इस तरह से नहीं दिया है तो रुक जाइए, दे देगा। a को उधर लेके चल जाइए, तो a माइनस बी बटा b माइनस सी, a इधर आ जाएगा तो a बटा सी। अब a बटा सी बराबर a माइनस बी बटा b माइनस सी, बिल्कुल, यानी सी ऑप्शन में लिखा है सही। अब अगले क्वेश्चन को पढ़िए। बनाइए। करा ए है, बन है और बी है, ये पद समांतर श्रेणी में है, और बन ए बी पद गुणोत्तर श्रेणी में है, और ए बी के बराबर नहीं है, तो ए और बी का मान क्या होगा? इसको ऑप्शन से चल जाइए, क्योंकि ऐसे सोल्व करिएगा तो टाइम तो लगबे करेगा। तो आप बाई ऑप्शन चलिए। जैसे अगर ए का 2 4 ले लेते हैं तो ए की जगह कितना रखेंगे? 2, 1, और बी के जगह 4। क्या ये एपी में है? एपी में नहीं है, क्योंकि 1 में 2 घटाइएगा -1, और 4 में घटाइएगा तो 3, तो ये वाला तो हम ले नहीं सकते हैं। यहाँ पे देखिए -2 और 1 लेके देखिए, अगर आप -2 लेते हैं i1 और b के जगह 1, क्या ये एपी बनाएगा? ये भी एपी नहीं बनाएगा। 4 और 1 लीजिए, अगर 4 और 1 आप लेते हैं तो ए के जगह कितना? 4, 1, और बी के जगह, क्या ये एपी बना रहा है? एपी तो कोई बना ही नहीं रहा है। तो कहने का मतलब है कि हम क्यों आगे बनाने के लिए इसको जाएं? अगर एपी बनाएगा तो उस वैल्यू को अगर हम रखेंगे तो वो भी तो एपी बनना चाहिए ना। तो इससे मैं चेक कर लेता, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा होता तो हम क्या करते, फिर जीपी में चेक कर लेते, फिर डिवाइड करके दूसरा बटा पहला बराबर तीसरा बटा दूसरा। तो ये कंडीशन को अगर पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर देता तो वो क्या होता? सही होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आपको डी ऑप्शन होगा, घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है। और कहिएगा तो उसको हम पूरा सोल्व भी कर देंगे। सोल्व क्यों करें, टाइम यहाँ पे कम रहता है, सेट का सॉल्यूशन भी करना होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होता है। दो पासे को फेंका जाता है तो पासों के ऊपरी फलक पर अंक का योग 9 होना चाहिए। देखिए अगर बात 9 की कर रहा है तो 9 तो आप कैसे कैसे ला सकते हैं? 6 और 3 9, 5 और 4 9, और नहीं ला सकते हैं। 7 दूनों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पासा में 1 से लेकर 6 तक ही होता है। लेकिन ये बोल रखा है कि जबकि पहले पासे पर ऊपर के फलक पर 5 अंक होना बहुत जरूरी है। अगर एगो पर फिक्स कर दिया है कि 5 होगा
तो दूसरा पर फिक्स होगा कि 4 होगा, तभी तो जोड़ के 9 होगा। तो ऐसा पॉसिबिलिटी तो एक ही को बन रहा है, और दो पासे को जब एक साथ फेंक रहे हैं तो टोटल जो नंबर ऑफ एस बनेगा, यानी टोटल जो आउटकम्स बनेगा वो कितना बनेगा, 2 बार फेंक रहे हैं ना तो 36 होगा, और ऊपर तो एक ही परिणाम है यानी 1/36, बी ऑप्शन। इसको बनाइए। बामन पत्तों की ताश के गड्डी में से 2 पत्ते अगर खींच लिया जाएगा तो दोनों पत्तों के इक्का होने की क्या प्रायिकता है। पहले बामन पत्ती है और 2 पत्ती को निकाला जा रहा है, तब बामन में 2 निकाला जा रहा है, तब बामन C2 नीचे लिखाएगा, और बामन C2 का वैल्यू कितना होगा ये बताइए। बामन गुना 51/2 गुना 1, यानी जो फाइनली आ गया वो 26 गुना 51 आ जाएगा। तो ये तो नीचे न रहेगा 26 गुना 51। उसके बाद दोनों पत्ती इक्का हो, तब इक्का होता है कितना ये बताइए। टोटल इक्का कितना होता है, कितना होता है, 4 इक्का होता है। बिल्कुल आपने सही कहा, कार्ड का जानकारी आप लोग को होना चाहिए। टोटल इक्का जो होता है वो 4 होता है, तो 4 में आपको 2 निकालना है, तो 4 में 2 सिलेक्ट करना है तो इसको लिखा जाएगा 4C2। जैसे 52 में 2 सिलेक्ट करना है तो 52C2, तो वैसे 4 में 2 सिलेक्ट करना है तो 4C2, और 4C2 का वैल्यू कितना होगा, 4 × 3/2 × 1, यानी 6 आ जाएगा। तो 6 ऊपर आ जाएगा, बस हो गई बात खत्म। काटिए, काट पीट में चाहिए, आंसर आ जाएगा। 3 से 2 बार में, 3 से 17 बार में, 2 से 13 बार में, तो 13 17 51, बाकी 5 17 5 22, नीचे आ जाएगा 221, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सवाल को करिए। देखिए ये सब सवाल अगर आप इज्जत से इसको बनाइएगा ना तो ये कभी नहीं बन पाएगा एग्जाम में। एग्जाम में इसलिए दिया जाता है ताकि इसको आप छोड़ के भागें और आपको रिजल्ट ना हो, उसका मेन उद्देश्य ये होता है। अब इसको हम अगर सोल्व करने जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि हम 2 मिनट से पहले हम इसको सोल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। 2 मिनट फास्ट अगर करेंगे तब उसमें भी कहीं गलती उलती हो गया तो समझ में आ जाएगा। तो परेशानी होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो कि दिक्कत होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को एक अलग ढंग से मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पूरा ट्रेडिशनल तरीके से अगर हम सोल्व करने जाएं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम ले गुना करें, शायद टाइम भी खराब हो और बन भी ना पाए। लेकिन हम आपको इसमें एक बहुत खूबसूरत तरीका बताते हैं। हमने भी सोचा कि भाई एक क्वेश्चन अगर आता है और आप लोग के सामने, तो आप लोग क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि क्या किया जाए, और ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप ढूंढते हैं लेकिन आपको मिलता उलता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ को खुद खोजना होता है। तो मैंने सोचा कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन लिया है हम एक नया इक्वेशन ले सकते हैं अपने मन से। तो नया इक्वेशन बहुत सारे लेके देखा, सब पर बिल्कुल सेट है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप अपने मन से कोई जो है नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए और उससे इसको कंपेयर करके तुरंत आंसर करके निकल जाइए। अब बिल्कुल सही आंसर आएगा, इसका गारंटी है। तो अगर मैं मान लूँ कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना बनाना चाहूँ, मान लीजिए कि अल्फा 2 है और बीटा 3 है, आप चाहें तो इसको आप चेंज करके रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही लेना है। तो आप मुझे बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 3 2 5 प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब आप सोल्व करिएगा तो अल्फा बीटा का वैल्यू 2 और 3 आएगा। इसमें a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू -5 है और c का वैल्यू 6 है। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है तो हम उतना टाइम नहीं देंगे, हम क्या करेंगे डायरेक्ट 1/a इंटू अल्फा, तो a के जगह 1 और अल्फा के जगह 2 और प्लस b, तो b के जगह 3 प्लस 1/a इंटू बीटा, तो a के जगह 1 और बीटा के जगह 3 और प्लस b, यानी b के जगह कितना -5। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए, तो सोल्व करिएगा क्या 1/1 गुना 2 -5 है यहाँ पे, हाँ तो b है तो -5 होगा। ओ गलती हो गया था ना, हम बीटा समझ लिए थे उसको, b है तो b के जगह -5 रखना है। तो 2 में 5 जाएगा 3, तो -3 और 3 में 5 जाएगा -2। आप एलसीएम लीजिएगा तो 3 2 5 -5/6 आएगा। आपका आंसर कितना आएगा
-5/6 आएगा। अब -5/6 कौन सा ऑप्शन में आएगा? -5/6 आने का मतलब समझ रहे हैं, a/bc को अगर चेक करिएगा b, तो b के वैल्यू रखिएगा -5, ac, तो ac को गुना करिएगा तो 6, बिल्कुल आ रहा है, -5/6 ये ऑप्शन में आ रहा है ना। तो इस तरह से आपको बनाना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वैल्यू लेना है, आप अल्फा बीटा को चेंज करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आप लीजिए, 2 4 10 क्वेश्चन ऐसे करके बनाइए, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा है इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से बनाना चाहिए। तो बहुत खूबसूरत सवाल था, इसको ध्यान से समझिए और इसका सॉल्यूशन उतना ही अच्छा था। अब इसको बनाइए, यदि समीकरण x² + 5x + 6 = 0 और इसका सार्वमूल्य है, कॉमन मूल्य है, कोई ना कोई कॉमन मूल्य है, तो एक बात बताइए, दोनों इक्वेशन में से कोई ऐसा इक्वेशन आपको दिख रहा है जिसका आप सॉल्यूशन कर सके? तो आप बोलेंगे इसका सॉल्यूशन संभव है, क्योंकि 6 से हम 5 ला सकते हैं, 3 2 5 होता है और 3 दूना 6 होता है, तो यहाँ से हम x का वैल्यू -3, -2 ला सकते हैं। अब ये इसका कॉमन सॉल्यूशन है, मतलब या तो -3 सॉल्यूशन होगा या तो -2 सॉल्यूशन होगा। तो अगर मैं -3 यहाँ पे रखूंगा तो -3 का स्क्वायर 9, फिर -3 के + 1 = 0, तो k का वैल्यू यहाँ से 10/3 आ जाएगा। तो 10/3 इसमें हमको दिख रहा है और तो कहीं दिख नहीं रहा है। फिर दूसरा हो सकता है कि -2 रखें, तो अगर -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, -2 के + 1 = 0, 4 1 5/2, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ये सवाल को बनाइए, इसका माध्यिका पूछ रहा है, तो माध्यिका तो सांस लेने से भी आसान होता है। कब? जब अरेंज करके दे देता है तब। जब अरेंज करना होता है ना तो ये भी गलती हो जाता है किसको आगे पीछे करे, ये दिमाग कम काम करता है ना एग्जाम के टाइम में। तो बताइए, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है जी, बिल्कुल लिखा हुआ है, और इसका माध्यिका पूछ रहा है। नंबर ऑफ टर्म गिनिए कितना है? 10 है, तो 10 है तो बीच में तो 2 को आएगा। 10 में आपको करना क्या पड़ेगा? बीच वाले को 4 इधर, हाँ 4 लेफ्ट से और 4 राइट से, तो 1 2 3 4, इसको गायब कर दीजिए, इसको गायब कर दीजिए, तब बच गया 18 22। फिर इसका क्या निकाल दीजिए? माध्य, यानी एवरेज। तो 18 और 22 का एवरेज 20 आ जाएगा, क्योंकि बीच में 20 होता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। बनाइए, 5 संख्याएं ये है और इसका माध्य 15 है, तो प्रथम 3 संख्याओं का माध्य क्या होगा? ये आसान क्वेश्चन में से एक है। देखिए गैप यहाँ सेम है क्या? पहले 1 जुटा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। गैप सेम रहेगा तो सबको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। गैप सेम रहेगा तो माध्य का मतलब होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, बस। कब? जब गैप सेम रहेगा तब। अदरवाइज आप सबको जोड़ सकते हैं, लेकिन यही नंबर बड़ा हो जाएगा तो समझ में आएगा। तो ये 15 के बराबर है, तो 2x + 6 बराबर आ जाएगा 15 दूना 30, यानी x बराबर आ जाएगा 12। तो x 12 आ गया, तो कह रहा है प्रथम 3 संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो प्रथम 3 संख्याओं का अगर माध्य निकालना है तो प्रथम 3 संख्याएं भी तो गैप सेम बना रहा है ना, तो इसका माध्य हो जाएगा x + 1 जोड़ x + 3/2। सबको हम क्यों कैलकुलेशन करें? तो यह आ जाएगा 2x + 4/2, तो 2 से कॉमन लेके काट दीजिएगा तो x + 2 आ जाएगा माध्य, और x का वैल्यू अभी हमने 12 बताया है, तो 12 और 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 14, यानी कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 129 नंबर सवाल पढ़िए, रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक दीवार घड़ी 12 घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है, जबकि मेज की घड़ी 36 घंटा में 2 मिनट स्लो हो जाती है, पीछे हो जाती है। दोनों को मंगलवार दोपहर 12 बजे बजाया गया है, 12 बजे ठीक किया गया है और ठीक करके छोड़ दिया गया। अगली बार दोनों एक साथ सही समय कब बताएगा? अगली बार कब बताएगा, ये आपसे पूछ रहा है कि अगली बार दोनों एक साथ सही समय कब बताएगा।
एक बात बताइए, वो 12 घंटा में 2 मिनट तेज हो जाता है ना, और ये 36 घंटा में 2 मिनट पीछे हो जाता है, दोनों को आप 36 घंटा पहले चलाइए। तो अगर 12 घंटा में 2 मिनट पीछे, 12 घंटा में अगर 2 मिनट पीछे है, स्लो है, तो बता, तेज है, फास्ट है, तो बता सकते हैं 36 घंटा में कितना फास्ट होगा? 6 मिनट। तो 36 घंटा में 6 मिनट फास्ट है, और वो 36 घंटा में 2 मिनट पीछे है, डिफरेंस कितना बना? 4 का बनेगा, 8 का ना बन गया। तो 8 मिनट का डिफरेंस है, तो 8 मिनट का डिफरेंस यानी 8 मिनट का गैप पूरा करने में इसको कितना टाइम लग गया? 36 घंटा। और 36 घंटा में 1.5 दिन होता है, एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 1.5 दिन यानी 3/2 दिन में, नहीं बोलते हैं, 3/2 दिन में कितना हो गया बताइए? यानी 1.5 दिन में कितना गैप हो गया? 8 मिनट। हाँ वही बताइएगा ना, बताइए एक दिन में कितना हो जाएगा गैप? 2/3। सही है ना, 1.5 दिन में 8 मिनट, तो एक दिन में 3/2 से भाग दीजिए या 2/3 से गुना करिए, यानी 16/3 मिनट। तो बता सकते हैं कि 12 घंटा में कितना हो जाएगा? 12 घंटा नहीं, 12 घंटा का गैप बताना है, उल्टा कर रहे हैं, उल्टा लिखना चाहिए था, 12 घंटा का गैप। तो मैं थोड़ा सा उल्टा इसको लिख दिया, आइए समझिएगा। यानी कहने का मेरा मतलब ये हो रहा है कि 8 मिनट का गैप पूरा करने में इसको 1.5 दिन का समय लगता है, 3/2 दिन का। तो 1 मिनट का पूरा करने में कितना लगेगा? 3/2/8, तो एक दिन का 1 मिनट का निकल गया। अब 12 घंटे का गैप बताइए, 12 घंटे का गैप, क्योंकि दोबारा आपको ठीक करना है ना, तो 12 घंटे का गैप चाहिए। तो 12 बजे के बाद 12 बजे 12 घंटा होता है ना, तो 12 घंटा का अगर आपको गैप चाहिए तो कितना दिन आपको वेट करना पड़ेगा? तो 12 घंटा का मतलब आप समझ रहे हैं, 12 घंटा को आप मिनट में बदलिएगा तब 12 गुना 60 ना हो जाएगा जी, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। सोल्व करिए, इतना दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो दोपहर 12 बजे, क्योंकि दोबारा उसी टाइम सही बतावे तो कितना दिन वेट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? तो ये तो 12 बजे केवल एक के ऑप्शन में है, ये है, देख लेते हैं दिन 135 आता है कि नहीं। सोल्व करिए, 2 से 2 छक 12 काट दीजिएगा, 4 से 4 दूना 8, 4 से 15 बार में, 2 से 2 तिया 6, 15 तिया 45 तिया 135, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैलकुलेशन वहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए जल्दी से अगला सवाल का जवाब, इसका आंसर मुझे तो पता चल गया, लगता है 1 होगा। कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4a कितना होगा? तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ से कॉस ए कितना होगा? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी कितना हो गया जी? साइन स्क्वायर ए। और मैं अगर आपसे पूछूं कि कॉस स्क्वायर ए बताइए, तो ये हो जाएगा साइन 4a। आप कहिएगा स्क्वायर क्यों किए? क्योंकि वहाँ 4 पावर में पूछ रहा है। अब इसको सोल्व कर दीजिए जल्दी से, साइन स्क्वायर ए को कुछ मत करिए, रहने दीजिए, और साइन की पावर 4a को रिटर्निंग लिख दीजिए, क्या चीज़? कॉस स्क्वायर ए, और इसका वैल्यू क्या होता है? 1, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको करिए, आप चाहें तो सोल्व कर सकते हैं, ना तो छोड़ सकते हैं। करा tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? बाई ऑप्शन भी चल सकते हैं। अगर tan थीटा का वैल्यू हम 1/2 ले लें तो tan थीटा होता है p/b, तो p हो जाएगा 1 और b हो जाएगा कितना? 2, तो हमारा h कितना हो जाएगा? √5 हो जाएगा। और इससे ऑप्शन को रखिए, अगर ऑप्शन सेटिस्फाइड कर गया तो यही ऑप्शन सही जाएगा। तो 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा होता है b/h, तो 2 का स्क्वायर 4 बट्टे h स्क्वायर है ना यहाँ पे, कॉस स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5, तो 5 दूना 10 में 4 गया, 6/5 आया। क्या इधर 6/5 आएगा? चेक कर लीजिए। तो साइन थीटा होता है p/h, तो p 1 और h कितना? √5, और कॉस थीटा b/h, तो b हो जाएगा 2 और h हो जाएगा इतना, आ गया 6/5, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन से कर लीजिए, और नहीं तो आप इसको बना भी सकते हैं, कॉस स्क्वायर से भाग दे दीजिएगा, तो 2 बटा कॉस स्क्वायर
क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1, और इधर आ जाएगा tan, और उसके बाद फिर आप tan में उसको कन्वर्ट करके क्वाड्रेटिक में जाएगा, और क्वाड्रेटिक को तोड़िएगा तो फिर tan का वैल्यू निकल जाएगा। tan का वैल्यू निकलेगा, एगो 1 निकलेगा और एगो 1/2 निकलेगा, ठीक है, लेकिन वो तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बनाइए। अरे रे 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 रे, एक घर की चोटी पर एक खंभा खड़ा है। पहले घर बनाइए, फिर उस पर खंभा लगाइए। तो एक घर की चोटी है, मान लिया जाए कि जमीन होगा, है ना जी। तो कैसे कैसे मान लीजिए कि ये जमीन है, जमीन तो बना हुआ ही था नीचे, हम लोग तो बेकार इसको किए नहीं। चलिए यही ज़मीन है, इसी ज़मीन को मान लीजिए, और इसी पर क्या करिए, अपना घर बनाइए, ठीक। और इस पर हमने क्या किया, ये इस पर घर है। आगे देखिए क्या कर रहा है, बोल ये रहा है कि ये घर की चोटी पर, घर की चोटी पर एक खंभा खड़ा है, और यहाँ पे लगेगा खंभा। तो ये जो खंभा है इसको थोड़ा सा आप दूसरा कलर में ले लीजिए, हाँ हल्का सा चेंज कर लीजिए। इसके ऊपर खंभा लगा हुआ है, खंभा शायद सेट नहीं हुआ, लेकिन आप चलिए समझ रहे होंगे फिर भी। तो ये मैंने खंभा यहाँ पे लगा दिया, ऐसा वाला। अरे भाई हाँ ठीक है। तो घर की चोटी पर हमने क्या लगा दिया, खंभा लगा दिया। आप बढ़िया से ध्यान से पढ़िए, घर की ऊंचाई 25 मीटर है। ये जो ब्लैक वाला देख रहे हैं ना, इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई 25 मीटर है। तो ये मैंने 25 मीटर बना दिया। यहां से लेकर यहां तक की जो बात किया जा रहा है, ये भी ऊपर चला गया। इससे बढ़िया होता ना कि हम खुद से इसको बना देते, तो कहीं ज़्यादा बेहतर होता। ये 25 मीटर है। अब ये बोल रहा है कि बिंदु P से घर की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो P बिंदु से घर की चोटी का उन्नयन कोण, मान लीजिए P बिंदु यहाँ रहा होगा, और ये घर का चोटी ये रहा होगा, ये वाला। तो इसका जो उन्नयन कोण देखा जाता है वो कितना देखा जाता है, 45 डिग्री। फिर बोल रहा है P से खंभे की चोटी का उन्नयन कोण, खंभा का चोटी का ये उन्नयन कोण, ये जो पूरा दे रखा है ये कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि बिंदु P भूमि की सतह पर है, तो खंभे की ऊंचाई बताइए क्या होगा, ये वाला पूछ रहा है। एक बात बताइए, 45 की अगर मैं बातचीत करूं तो 45 में आप अच्छी तरह से ये बात को जानते हैं कि ये 45, तो ये भी 45 होगा, तो इसके सामने 25 है तो ये भी 25 होगा। अब आप बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाइए, ये वाला ट्रायंगल में। अब आप बड़े वाले ट्रायंगल को जब देखने जाइएगा तो आपको दिखाई देगा कि तो पूरा 60 है, 90 है, तो ये 30 होगा। तो 30 के सामने 25, तो 60 के सामने 25√3, यानी ये पूरा 25√3 हो जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए 25√3 माइनस 25 करिएगा, तो 25 कॉमन लीजिएगा तो √3 -1। मतलब हमको इतना टाइम लगा फिगर बनाने में, नहीं तो आंसर तो बहुत जल्दी हो गया होता। चलिए इसको करिए। बनाइए जी। ज्योति और अमित की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात है 8:9। तो ज्योति है और अमित है, वर्तमान आयु का अनुपात है 8:9। 4 साल बाद ज्योति 28 साल का होगा। उसको कहिए तुम अभी कै साल के हो, जो बताओ। तो 4 साल बाद 28 का होगा, यानी अभी कितने साल का है, 24 साल का। तो ज्योति अभी 24 साल का है, तो 24 लाने के लिए इसको 3 से गुना, तो इसको 3 से गुना करिएगा। तो अभी ज्योति 24 साल का है और अमित 27 साल का है। 8 साल पहले अमित की आयु क्या थी, अगर अभी 27 है तो 8 साल बैक जाइए, यानी ये कितने साल का रहा होगा, 19 साल का। अगला क्वेश्चन बनाइए।
इसको पढ़िए। फिर छूट गया, कितना नंबर छूटा? 134, 133, 34 वहीं से गायब कर दिए पीपीटी बनाने में है 134 गायब है जी। देख लीजिएगा सेट में क्या क्वेश्चन है 134। हाँ पढ़िए पूरा। अच्छा हाँ, लाइए उसका सॉल्यूशन कर देते हैं। कितना नंबर? 134। 134 छूट गया है। अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। ऐसे भी ऑफलाइन पढ़ते हैं तो है ना, सामने थोड़ी क्वेश्चन रहता है। तो मैं पढ़ूंगा उसको, अगर सुनिएगा खाली। 134 नंबर ये बोल रहा है कि एक बस की औसत गति ट्रेन की औसत गति का 1/3 है। मतलब ट्रेन की औसत गति पता होगा तो बस का भी पता चल जाएगा। ट्रेन 15 घंटा में 1125 किलोमीटर का दूरी तय करती है, तो ट्रेन का आप चाल बता सकते हैं कितना होगा? तो ट्रेन की जो चाल होगा वो दूरी बटा समय, तो 1125 किलोमीटर 15 घंटा में, तो 15 से भाग दीजिए। 15 सते 105, 7 पर 5 75, 15 पचे 75, तो ट्रेन की चाल आ गया 75 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड कितना आ गया? अब एक बस है तो बोल रहा है बस की जो औसत गति है, बस की औसत गति ट्रेन का 1/3 है, तो 75 का अगर 1/3 आप करिएगा तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो ये आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। तो 36 मिनट में बस कितना दूरी तय करेगी? तो दूरी का मतलब होता है स्पीड इनटू टाइम। तो 36 मिनट का मतलब 36/60 घंटा, और स्पीड दे रखा है 25। बस सोल्व कर दीजिए, छोटा क्वेश्चन था। तो 6 से 6 बार में और 6 से 10 बार में। 5 दूना 10, 5 पचे 25, 2 से 2 तिया 6 यानी 5 तिया 15। तो कितना आ जाएगा दूरी? 15। सही है ना? लीजिए अब ये सवाल को बनाइए। इसको मैं मिटा देता हूं अब, ठीक है ना? यहीं पे बना दिया, हालांकि इजी था। देखिए कर एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच 48 cm का अंतर है, और आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई का 1/4 है। तो वर्ग की भुजा कितनी है? आप एक बात बताइए, अगर मैं वर्ग की भुजा की बात करूं तो थोड़ा सा सीखिएगा, समझिए। यहां से पढ़िए, आयत की लंबाई चौड़ाई के बीच 48 का अंतर है। तो अगर मैं बात करूं कि लंबाई आपसे पूछूं कि कितना होगा, चौड़ाई को अगर आप x मानते हैं तो लंबाई कितना होगा बताइए? 48 का अंतर है तो 48 ज़्यादा होगा इससे, क्योंकि लंबाई ज़्यादा होता है चौड़ाई से। और आयत की चौड़ाई लंबाई का 1/4 है। आयत की जो चौड़ाई है लंबाई का 1/4 है। तो क्या इसे सोल्व करके x नहीं निकाल लीजिएगा? तो ये 4x हो जाएगा, ये x प्लस 48 यानी 3x 48 यानी x 16 आ गया। यानी ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 48 और 16 बोला 64। तो लंबाई चौड़ाई आयत का पता चल गया। और ये बोल रहा है कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, और वर्ग की भुजा आपसे पूछ रहा है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल यहां से बनेगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या बनेगा बताइए? तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा आयत के क्षेत्रफल के बराबर, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो वर्ग की भुजा कितना निकल जाएगा बताइए? तो रूट क्षेत्रफल। तो 16 का 4 और 64 का 8 यानी 8 चौ 32। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। x प्लस 1/x कितना दे रखा है ये बताइए? x प्लस 1/x 2 है, तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 5 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा? देखिए कभी भी x प्लस 1/x 2 देगा तो आपको x बराबर सिंपली 1 पुट कर देना है। x बराबर कितना पुट कर लेना है? 1।
तो 1 पुट करिएगा तो 1 + 1 हमेशा कितना आएगा? 2, यानी कौन सा ऑप्शन? सी। अब अगला क्वेश्चन करिए। इसको पढ़िए। करा 6 भिन्न पत्र तथा उनके संगत 6 लिफाफे हैं। 6 अलग अलग पत्र है और 6 लिफाफा है, समझ रहे हैं ना, जिन पर पता लिखा हुआ है। यदि पत्रों को लिफाफों में यादृच्छिक ढंग से डाला जाए तो यथातथ्य 5 पत्रों के सही पते वाले लिफाफों में डाले गए जाने वाले की प्रायिकता क्या है? क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि 6 लिफाफा है, 6 गो लेटर है और उसमें डालना है। तो आपको ऐसा ही 6 गो लेटर ऐसे मिला दिया और लिफाफा भी ऐसे मिला दिया। लिफाफा चले रखा हुआ है। अब लिफाफा में जिसके नाम से लिफाफा है उसी के नाम वाला लेटर अगर मिलाइएगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप हर बार उसी में डाल दीजिएगा, आप इधर उधर भी लगा सकते हैं। तो वो पूछ ये रहा है आपसे कि लिफाफों में यादृच्छिक ढंग से डाला जाए तो 5 पत्रों को सही पते वाले लिफाफे में डाले जाने की क्या प्रायिकता है? अब बताइए, पांचों के पांचों पत्र अगर सही में चल जाएगा तो छठा पत्र क्या गलत में जाएगा? वो भी तो सही में चला जाएगा ना। तो सब सही में जाएगा तो कोई गलती नहीं होगा, फिर कोई गलती नहीं होगा तो फिर तो ऐसा है नहीं। तो ऐसा नहीं संभव होगा, क्योंकि 5 पत्र अगर सही में जा रहा है तो छठा पत्र भी क्या चीज में चला जाएगा? सही में चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो 5 पत्र सही हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 5 पत्र सही होगा तो छठा भी सही होगा, तो कोई गलत जेबे नहीं करेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसीलिए जो है कि 5 पत्रों को सही पते वाले लिफाफे में डाले जाने की जो प्रायिकता होगा वो 0 होगा, संभव ही नहीं है, क्योंकि सब फिर सही में चला जाएगा, गलत में कोई जाएगा ही नहीं। अब इसको करिए। किसी परीक्षा में एक विषय में 35% परीक्षार्थी फेल हुआ, दूसरे विषय में 27% फेल हुआ और दोनों मिलाकर 15% फेल हुआ और 2500 परीक्षार्थी शामिल हुआ, तो कितनी परीक्षार्थी केवल एक विषय में पास हुआ? केवल एक विषय में पास हुआ। एक बात बताइए कि दोनों में जो लिखा है वो क्या लिखा है? फेल। तो आपको डायग्राम जो बनाना है वो किसका बनाना है? आपको फेल का डायग्राम बनाना है। इसमें सब फेल वालों की संख्या लिखना है। ये पहला सब्जेक्ट है, ये दूसरा सब्जेक्ट है। तो कह रहा है एक विषय में 35% फेल हुआ, पहले दोनों वाला का लिखिए। तो दोनों वाला 15 है, जिसमें पहला में 35 बता रहा है, जिसमें 15 हो चुका है, तो और 20 होगा तब ना, 20-15 मिलके 35 होगा पूरा। दूसरा में कह रहा है कि 27% फेल हुआ, जिसमें 15 हो लेते ही 12 होगा, तो फेल वालों की संख्या हो गया 47। तो 47% फेल, तो पास कै परसेंट? 53%। तो 53 पास हुआ है, समझ रहे हैं ना? अब ये पास हो सकता है एक विषय में हो, दोनों विषय में हो, दोनों विषय में पास, तो ये पास वालों की संख्या है। तो वही पूछ रहा है कि कितने परीक्षार्थी केवल एक विषय में पास हुआ, नहीं, इस पास वालों की संख्या पूछना चाहिए, पास कितना हुआ। तो पास वालों की संख्या अगर पूछेगा तो टोटल है 2500, हमने टोटल 100 माना है, तब पास वालों की संख्या पूछ रहा है तो 53 से गुना, 53 से गुना करिए, 25 या 75 बाकी 7, 25 पचे 125 और 7 132, यानी 1325। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। इसको करके देखिए। 8 cm लंबी रेखा को व्यास मानकर एक वृत्त बनाया गया है। 8 cm लंबी रेखा को व्यास मानकर एक वृत्त बनाया गया है, तो कौन बता सकते हैं कि त्रिज्या कितना होगा? 4 cm। वृत्त के केंद्र से 3 cm की दूर पर एक जीवा है। मान लीजिए वृत्त रहा होगा, आई केंद्र रहा होगा, तो केंद्र से कितना दूर पर? 3 cm दूर पर, और त्रिज्या इसका 4 है। तो कह रहा है जीवा की लंबाई बताइए क्या होगा? तो ये वाला तो आप बता ही सकते हैं ना, 5 कैसे हो जाएगा? होश में बनाना है, क्योंकि 3 4 5 बहुत सारे लोग यहाँ 4 यहाँ 3 यहाँ 5 कर देते हैं, वैसे थोड़ी होता है। 3 4 5 सब जगह सही हो जाएगा। तो ये 16 में से 9 जाएगा 7, तो ये आ जाएगा √7। 16 में से 9 जाएगा तो 7, यानी √7, तो ये भी √7, तो यह आ जाएगा 2√7, या रूट में बोले तो 7 चौके 28, यानी कौन सा ऑप्शन? सी।
अगला क्वेश्चन, करा एक आयताकार प्लॉट के क्षेत्रफल का 1/4 भाग, अब ये घुमा के दिया 1/4 दिया है, 1/4 27 हो तो पूरा कितना हो जाएगा ये बताइए, 108 पर 2 जीरो, यानी प्लॉट का क्षेत्रफल देल है 10,800 और उसकी चौड़ाई अगर 90 है तो बताइए क्या होगा। चौड़ाई 90 है तो पहले लंबाई पता कर लीजिए, तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। तो इससे अगर भाग दे दीजिएगा चौड़ाई से तो लंबाई निकल जाएगा, यानी 120। तब पूछ रहा है आपसे कि प्लॉट की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होगा, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा जी, चौड़ाई दिया हुआ है 90 ना, और लंबाई 120, 30 तिया 90, 30 चौके 120, 3-4 का रेशियो होगा, 4-3 भी दे ले है चौड़ाई और लंबाई का, तो चौड़ाई है ना पहले 90, तो पहले 90 लिखा, अब बाद में लंबाई, तो 3-4 ना होगा, 4-3 नहीं होगा। इस क्वेश्चन को करिए। कुल 280 नारंगी 50 लड़के एवं लड़कियों में दी जाती है, टोटल 280 है जिसमें लड़का लड़की मिला के 50 है, तो लड़का और लड़की मिला के कितना है, 50 है। इसमें प्रत्येक लड़का को 5 नारंगी, तो 5 भी नारंगी बट जाएगा, अब प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी, और टोटल नारंगी कितना 280। सॉल्व कर दीजिएगा इसको, इसको 5 से अगर गुना कर दीजिएगा इस इक्वेशन को, तो कितना होगा बताइए, ये 5b 5g, अब 5 से गुना करिएगा तो 250, और दोनों को घटा दीजिएगा तो b से b कट जाएगा, 7 में 5 जाएगा 2, यानी -2g, और यहाँ से 280 में 250 जाएगा -30 कट जाएगा, यानी g कितना आ जाएगा 15। लड़की की संख्या 15 है, तो लड़की की संख्या 15 है तो लड़का की संख्या कितना होना चाहिए, जोड़ के 50 ना, तो कह रहा है तो कुल कितनी लड़कियां हैं, तो लड़कियां कितना है 15। इसको पढ़िए। बिंदु 3-5 से गुजरने वाली एक शख्स के साथ अगर 135 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो थीटा तो 135 डिग्री दे ही दिया है, तो समीकरण पूछ रहा है, तो कभी भी एक बिंदु से और एगो एंगल दे दिया इक्वेशन पूछे तो उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, y माइनस y1 बटे x माइनस x1 बराबर tan थीटा, ये स्लोप का फॉर्मूला है। तो y माइनस y1 वो x1, y1 हो जाएगा 5 बटा x माइनस x1 3, और tan 35 डिग्री का वैल्यू बोलिए, tan 135 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -1। बस हो गया, सोल्व कर दीजिए, तो हो जाएगा -x प्लस 3 बराबर y माइनस 5, तो -x माइनस y बराबर -8, माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो x प्लस y माइनस 8 बराबर 0, यानी ये ऑप्शन। इसको करिए। कह रहा है 2400 रुपया की राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3264 हो जाता है। मान लीजिए 2400 रुपया आपने बैंक में रखा 4 साल तक, अब बाद में कितना हो गया बताइए, 3264 रुपया हो गया। यदि ब्याज की दर 1% ज़्यादा होता तो वही धनराशि कितना हो गया होता, एक बात बताइए, अगर 1% ज़्यादा होता तो पैसा भी 1% ज़्यादा मिलता, तो 1 साल में 1% तो 4 साल में 4% ज़्यादा मिलता, तो 2400 का 4% कितना होता है, 2400 का अगर आप 4% निकालिएगा तो 96 होगा, यानी 96 रुपया आपको और मिल गया होता, हाँ या नहीं। जो आपको 3264 मिल रहा है उसमें 96 और ऐड हो जाता, तो 6 4 10, 9 6 15 और 1 16 और 32, तो 3360 मिल गया होता, यानी डी ऑप्शन। ये सब तो ऐसी था, भरबली करने का है। इसको करिए। रेखा ने 5%
चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,000 रुपया की राशि निवेश की, तो एन वर्षों के बाद उसे इतना रुपया मिला, तो एन क्या होगा? देखिए निवेश किया है कितना, जल्दी बोलिए, 12,000, अब मिल गया है कितना, 132.30। आसान सा तरीका बताता हूँ समय निकालने का, आप इसका रेशियो लेकर के काट छाट कर लीजिए, रेशियो लेकर के काट छाट कर दीजिए। 3 से कट रहा है, 3 चौ 12, 3 चौ 12, 3 इकाई 3, 3 चौ 12। आप अब देखिए यह स्क्वायर लग रहा है कि क्यूब लग रहा है? स्क्वायर लग रहा है, यानी टाइम 2 साल हो जाएगा, टाइम 2 साल हो जाएगा। हाँ फिर छूट गया 144, नहीं है उसमें, रह दीजिए। 145 हुआ ना, 143, बोलिए। ये क्वेश्चन में सही है ना? आप सोल्व भी करिएगा तो रेशियो यही आएगा, ये 20/21 का होल स्क्वायर और उधर 20/21 की पावर n, बेस सेम है पावर सेम करिएगा तो n बराबर 2। ए बराबर फार्मूला जानते हैं ना, ए बराबर फार्मूला लगाइएगा, p इंटू 1 प्लस आर वाई 100 की पावर n लगाइएगा तो ये बटा p इधर आ जाएगा, यही तो आप करिएगा। अब वैल्यू पुट करिएगा, काट छट करेगा तो रेशियो वही ना आएगा, इधर भी 20/21 का होल स्क्वायर, उधर भी 20/21 की पावर n। लेकिन आपको टाइम बचाना है। चलिए 146 नंबर कितना आया बताइए। कह रहा है दो बेलन ए और बी के आधारों के अर्ध व्यास, दो बेलन है और अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या का रेशियो कितना दे रखा है, 3:2, और उनकी ऊंचाई का रेशियो कितना है, वो n और 1 है, n और 1 है। यदि बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना है, तो ए का आयतन कैसे निकालिएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ए मतलब शुरू वाला ये है और ये बी वाला है, समझ रहे हैं ना? तो ए का आयतन 1/3, बेलन का आयतन 1/3 थोड़ी होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तब पाई आर, तो इसका आर हो जाएगा 3 और इसका एच n। ये बेलन ए का आयतन हुआ, और बेलन बी का आयतन बताइए क्या होगा, ये भी पाई आर स्क्वायर एच, तब पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका आर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है, इसका एच हो जाएगा 1। तो कह रहा ए का जो आयतन है बी के आयतन का 3 गुना है, बी के आयतन का 3 गुना है। तो पूछ रहा है आपसे एन का मान क्या होगा, बस सोल्व कर दीजिए, हो गया है, और क्या बताइए। पाई से पाई खत्म, 3 से 3 बार में कट जाएगा ये, तो n बराबर आ जाएगा 4/3, यानी कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक नदी धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है, धारा, और उसमें नाव 6 किलोमीटर जाकर फिर वापस आकर 2 घंटे का टाइम लेता है, तो स्थिर पानी में नाव की गति कितना है? एक नदी धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है, अच्छा नाव की गति पूछ रहा है, नाव की गति आप मान लीजिए x, नाव की गति कितना मान लीजिए x। अब एक बात बताइए, धारा के साथ जाएगा तो चाल जुड़ जाएगा, और धारा के विरुद्ध आएगा तो चाल घट जाएगा। तो ये कहता क्या है कि नाव जो है 6 किलोमीटर जाता है फिर वापस आता है, तब उसको 2 घंटे का टाइम लगा है। तो 6 किलोमीटर जाएगा फिर वापस 6 किलोमीटर आएगा और उसको 2 घंटे का टाइम लगेगा। और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर जाएगा अप स्ट्रीम से तो आएगा डाउन से, या जाएगा डाउन से तो आएगा अप से। अनुप्रवाह में जाएगा तो उधर प्रवाह में लौटेगा। तो अनुप्रवाह में चाल क्या हो जाता है, जुट जाता है, तो चाल पानी का कितना दल था 4, और इसमें घट जाएगा। अब बाई ऑप्शन भी रख सकते हैं, सोल्व भी कर सकते हैं, जैसे आपको दिल करे। ये आपका होमवर्क है, ये आप करिएगा। चलिए इस सवाल को करिए। ये तो बहुत पहले भी बता चुके हैं, कई बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन।
संलग्न चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और E और F क्रमशः केंद्रक है, तो आपको पता है ना कि ये माध्यिका होगा तभी ये केंद्रक होगा, और माध्यिका 2:1 में बांटता है केंद्रक को, तो ये भी 2:1 में बांटेगा। शीर्ष की तरफ बड़ा होता है, याद रखना है, ये केंद्र थोड़ा सा यहाँ होना चाहिए था, लेकिन आपको समझना है कि भुजा की तरफ छोटा और शीर्ष की तरफ बड़ा, 2:1, और ये दोनों पहले से बराबर होता है, हाँ या नहीं। तो यहाँ पे EF का लेंथ पूछ रहा था, EF हो जाएगा 2 यूनिट, तो 2 यूनिट किसके बराबर है, AE के बराबर है। तो ये तो बहुत बार रिपीट हो गया है। अब ये सवाल को बनाइए, चलिए जी इसको बनाइए। कह रहा है x+1y(x) अगर 1 है तो उसका वैल्यू क्या होगा। एक काम करिए, उसमें x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लीजिएगा तो x+3+1y(x), इसमें भी x कॉमन ले लीजिएगा तो x+7+1y(x), बस इसका खत्म हो गया, कल्याण हो गया। इसे ही कट जाएगा, x+1y(x) ऊपर देल है, तो 1+3 और 1+7 यानी 4y8 यानी 1/2, डी ऑप्शन। आज का आखिरी सवाल बनाइए। कह रहा है पीतल के 3 गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं 3, 4, 5 है, पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, आयतन बराबर होगा। ये तो याद भी होगा आप लोगों ने, 3, 4, 5 तो वो हो जाएगा 6, यानी तीनों गोला के जो आयतन का योग होगा बड़े वाले गोला के आयतन के बराबर होगा। तो इसको सोल्व कर लीजिएगा, ये कितना आ जाएगा 6 cm। तो सब कंप्लीट हो गया, एक आध क्वेश्चन लगता है रह गया है ना, पीपीटी में नहीं शामिल हुआ इसकी वजह से। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और ये सेट का जो सॉल्यूशन हुआ है इसको आप एक बार 2 बार देखिए और समझिए थोड़ा सा। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसका सॉल्यूशन बिल्कुल मैं अलग ढंग से किया हूँ, उस पर ज़रूर आप काम करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरा हौसला और उमंग और उत्साह को बरकरार रखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।